हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, यानी कि चुंबकत्व के बारे में। चुंबकत्व की जो है हम इससे पहले 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वाली क्लासेस देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया कि चुंबक क्या होती है, एमएमएफ क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, और भी वो बहुत कुछ मैंने आपको पिछली 2 क्लास में बताया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देख लीजिए। आज की क्लास में हम कुछ नियम के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो क्या होते हैं। साथ में हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले राइट हैंड रूल के बारे में। किसके बारे में? राइट हैंड रूल क्या होता है? यह नियम जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पता करने में सहायक होता है। किस चीज में? चुंबक की बल रेखाओं की दिशा पता करने में सहायक होता है ये राइट हैंड रूल। क्या करना होता है इसमें? चालक को इस प्रकार से पकड़े, कोई कंडक्टर होता है उसको आप अपने हाथ से पकड़े, इस तरीके से पकड़ना है कि जो अंगूठा है आपका, अंगूठा तो धारा की दिशा को दिखाएगा, धारा की दिशा को अंगूठा, व चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को उंगलियां दर्शाएगी। देखिए जिस तरह इस डायग्राम में दर्शाया हुआ है, इस एक हाथ में कंडक्टर पकड़ा हुआ है और इस हाथ में जो करंट जा रहा है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर अंगूठे गए, अंगूठा दिखा रहा है, अंगूठा की साइड है, ऊपर की ओर है, तो इसलिए करंट जो है ऊपर की ओर जा रहा है। अब उंगलियां कहाँ की तरफ फोल्ड हो रही है? अंदर की तरफ। उंगलियां ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, तो जो मैग्नेटिक दिशा है, क्या मैग्नेटिक जो फील्ड है उनकी दिशा किस ओर है? जिस तरफ उंगली घूम रही है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। तो जो राइट हैंड रूल है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता करने में हेल्प करता है, राइट हैंड रूल। उससे अगला कौन सा है? उससे आगे कोर्क स्क्रू रूल। कौन सा? कोर्क स्क्रू रूल। इसमें क्या होता है, आप ये सोचिए कि आप राइट हैंड से जो है पेच को कस रहे हो, पेच को अंदर, मान लीजिए ये इधर जमीन है, ठीक है, जमीन है, जमीन के अंदर आप इसको लगा रहे हो, किसको? पेच को। अब पेच को घुमाओगे, किस साइड घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमता है। अंदर जब अंदर कसोगे इसको तो किस साइड कसा जाता है? क्लॉकवाइज कसा जाता है। अब करंट की दिशा कहाँ है? अंदर। कहाँ जा रहा है ये पेच? पेच जाएगा नीचे की ओर, अंदर की ओर जा रहा है पेच, तो करंट जा रहा है अंदर की ओर। और तो घूमेगा किस साइड ये? क्लॉकवाइज। किस तरफ? क्लॉकवाइज। तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अब आप दूसरी संकल्पना ये की जाती है कि जो पेंच है वो जमीन से बाहर निकाला जा रहा है। किससे? इसे बाहर निकाला जा रहा है, तो कहाँ? नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? तो जब पेंच को खोला जाएगा तो पेंच ऊपर की ओर ही खुलेगा, तो ये फिर घूमेगा किस साइड? एंटी क्लॉकवाइज। किस साइड? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो कॉर्क स्क्रू रूल है इससे भी हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पता करते हैं। समझ आ गया होगा आपको कैसे करते हैं? देखिए दोबारा समझाता हूं। आप ये देखिए कि जो एक पेंच है, पेंच को आप मान लीजिए दीवार में कस रहे हो, दीवार में कसोगे अगर पेंच को तो दीवार के अंदर ही जाएगा पेंच, अंदर की ओर जाएगा ना, तो करंट जा रही है अंदर की ओर। और घुमाए किस तरीके से आप घुमाओ उसको जो वो अंदर जाए, उसको हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। किस तरफ? उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे जब तो वो कसा जाएगा। तो इसमें जो अगर करंट अंदर की ओर जा रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अगर हम इस दीवार से बाहर की ओर निकाल रहे हैं इस पेंच को, तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना पड़ेगा। किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज हमें उस पेंच को घुमाना पड़ेगा। अगर पेंच को हम खोल रहे हैं तो वो बाहर की तरफ आएगा, यानी कि ऊपर की ओर वो करंट जा रहा है, और जो पेंच है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उम्मीद आप सभी को कॉर्क स्क्रू रूल समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे क्या है? इससे आगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इस नियम में क्या है? इस नियम का उपयोग जो है जनित्र में किया जाता है। जनित्र का क्या मतलब है? जनरेटर में। जनरेटर। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है जनरेटर में। क्या निकालने के लिए? इस नियम का प्रयोग जो है चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है जनरेटर में क्या है? ईएमएफ पैदा होता है। जनरेटर में ईएमएफ पैदा होता है, जो जो ईएमएफ पैदा हुआ है उसकी दिशा पता करने के लिए जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है।
इसमें क्या होता है, दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, और जो मध्य उंगली है, इन तीनों को समकोण पर किया जाता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री पर इनको कर देते हैं, ठीक है। तो जो अंगूठा है, अंगूठा तो चालक के घूमने की दिशा को दर्शाता है। अब जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में जो है रोटर घूमता है ना, तो उस घूमने की दिशा को कौन दर्शा रहा है, ये अंगूठा। और तर्जनी उंगली किसको दर्शा रही है, तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। कौन सी, ये वाली उंगली, ये वाली जो उंगली होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यानी कि फील्ड को प्रदर्शित करती है। और जो मध्य उंगली है, ये चालक में प्रेरित ईएमएफ को इंगित करती है। किसको, प्रेरित ईएमएफ, जो जनरेटर के अंदर ईएमएफ पैदा हुआ है उसको कौन सी, ये बीच वाली उंगली, मिडिल फिंगर जो है, वो पता करने के लिए, प्रेरित ईएमएफ पता की दिशा को पता करने के लिए जो है मध्यमा उंगली का प्रयोग किया जाता है। ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें याद रखने वाली क्या है कि जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग जो है जनित्र में किया जाता है, जनरेटर में, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और विद्युत वाहक बल पैदा की दिशा यानी कि जो जनरेटेड ईएमएफ है उसकी दिशा पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे एग्जाम में आए हुए हैं कि जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को दर्शाता है राइट हैंड रूल में, वो चालक के घूमने की दिशा को दर्शाता है। जो तर्जनी उंगली है वो किसको दर्शाती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जो मध्य उंगली है वो प्रेरित यानी कि जो जनरेटेड ईएमएफ है उसके बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। याद रखना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है, इस नियम का जो प्रयोग है मोटर के रोटर पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, जो मोटर होता है, देखिए जो राइट हैंड रूल है वो तो जनरेटर में यूज हो गया, और जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर के रोटर पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी जो है अंगूठा, तर्जनी उंगली और जो मध्य उंगली होती है उनको 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। अब क्या है, अंगूठा जो है चालक के घूमने की दिशा को इंगित करता है, जैसे इसमें भी है, राइट हैंड रूल में भी क्या है, जो अंगूठा है वो चालक के घूमने की दिशा को दर्शा रहा था। तर्जनी उंगली किसको दर्शा रही थी, चुंबकीय फील्ड की दिशा को, चुंबकीय फील्ड की दिशा को। और मध्य उंगली धारा या ईएमएफ की दिशा को इंगित करती है। याद क्या रखना है, इसमें जो मोटर है ये मोटर में प्रयोग किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इतना समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। और जो अंगूठा जो है घूमने की, चालक के घूमने की दिशा को दर्शाता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय फील्ड की दिशा को दर्शाती है, और जो मध्य उंगली है वो धारा या ईएमएफ की दिशा को इंगित करती है। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब एक रूल और होता है, कौन सा, दिखाता हूं आपको, उसको बोलते हैं एंड रूल। कौन सा, एंड रूल। जो एंड रूल है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका प्रयोग जो है चुंबकीय ध्रुव को निकालने के लिए, चुंबकीय ध्रुव को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है एंड रूल का। इसमें क्या होता है, देखिए अगर जो चुंबकीय दिशा है, किसकी, चुंबकीय फील्ड की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, इधर की तरफ होता है, ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये आपको क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, एन बनता हुआ दिख रहा होगा आपको ये। तो जहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज चुंबकीय फील्ड की दिशा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो नॉर्थ पोल बनेगा। कौन सा, नॉर्थ पोल। अगर चुंबकीय फील्ड की दिशा क्लॉकवाइज होगी, ये आपको कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही घूमती है ना, एक मिनट, क्लॉक ऐसे ही घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये ऐसे होता है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो चुंबकीय फील्ड की दिशा वो कहां तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया। ये आपको क्या दिख गया, यहां से एस बनता हुआ दिख रहा है, तो इसको एस पोल बनेंगे। जहां पर भी चुंबकीय फील्ड की जो दिशा है, ठीक है ना, जो धार उसकी क्या होगी, उसमें एस पोल बनेगा। जहां पर क्लॉकवाइज होगा, जहां एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख गया वहां पर नॉर्थ पोल बनेगा। ये जो इसके
चित्र से ही पता चल रहा है हमें। एंड रूल आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल रूल है। जहां पर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो नॉर्थ पोल हो गया, जहां पर क्लॉकवाइज दिख गया वहां पर साउथ पोल हो गया। आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे क्या है, लेंस लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेंस लॉ होता जो लेंस लॉ क्या है, लेंस के नियम के अनुसार जब किसी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इसके द्वारा चलने वाली धारा उत्पन्न करने वाली शक्ति का विरोध करती है। क्या कहता है, लेंज ने हमें एक बात बताई, जब भी किसी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो जिसके द्वारा वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ना, उसके अंदर चलने वाली जो धारा होती है वो उसी का विरोध करती है जहां से वो पैदा हुई है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको इस तरह, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक है, और बच्चे क्या है, अगर वो उनको कुछ धमकाते हैं बच्चों को तो बच्चे उन्हीं का विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, बच्चे माँ बाप से पैदा हुए और वो उन्हीं का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वही जो है उसी तरीके से हम लेंस लॉ समझ सकते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो जो धारा चलती है उसके अंदर वो उसी का विरोध करने लग जाती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। ये हमें किसने बताया, लेंज ने बताया, लेंज के नियम ने। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। लेंज के नियम के अनुसार जब किसी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, तो इसके द्वारा चलने वाली जो धारा होती है, जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है, इसके द्वारा जो एक सर्किट के अंदर धारा चलेगी वो उसी का विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न हुई है, जिससे वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करती है। उत्पन्न ईएमएफ जो है सदैव विरोधी प्रकार का होता है। किसका, विरोधी प्रकार का। मैंने आपको इंडक्टर वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला बताया था, जनरेटेड ई को क्या लिखेंगे, जनरेटेड ईएमएफ, ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये बताया था। अब जो यहाँ पर ये माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन क्यों लगाया जाता है इसमें, ये जो माइनस का साइन है ये लेंज के नियम को दर्शाता है। किसको, लेंज के नियम को दर्शाता है कि जो यहाँ पर जनरेटेड ईएमएफ है वो पैदा, उसको जिसके द्वारा वो जनरेटेड हुई है उसी का विरोध करेगी। इसलिए जो है यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो सदैव विरोधी प्रकार का होता है। किसका, सदैव विरोधी प्रकार का होता है। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, लेंज का नियम भी आपको समझ आ गया होगा। आगे क्या है, आगे है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम होते हैं, जिसको हम एक तो बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम, एक होता है फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे के प्रथम नियम में क्या होता है, देखिए माइकल फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चालक को रखा जाए तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, या स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे ने हमें क्या बताया, फैराडे ने देखिए हमें क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चालक को रखा जाए। कैसे स्थिर, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये एक चालक है, अब इसके चारों तरफ क्या है, फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स है इसके सब चारों तरफ। अब ये फ्लक्स है ना अपना समय के साथ परिवर्तन कर रहा है, जो ये फ्लक्स है ये समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो फ्लक्स है ये कंडक्टर को काटेगा, कंडक्टर को काटता है ये फ्लक्स, जिसके कारण इस कंडक्टर के अंदर भी है जो विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल पैदा। ये देखिए इससे ना हम लेंज के नियम को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस चीज से। देखिए एक बार दोबारा दिखाता हूं आप सभी को। मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के चारों तरफ फ्लक्स है। अब आप ये बताइए फ्लक्स कैसे पैदा हुआ, इस जो है किसी एक दूसरा, जैसे ये एक मैग्नेटिक वो रखी हुई है, यहाँ पर कोर रखी हुई है। अब इस कोर के अंदर हमने करंट दिया, इस कोर ने ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करी यहाँ पर इस कंडक्टर के चारों तरफ। अब इस फील्ड जो हमने इस कोर के अंदर जो करंट दिया है वो करंट जो है इस कोर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा, यानी कि फ्लक्स पैदा कर देगा। अब ये फ्लक्स जो है ये इस कंडक्टर के को काटेगा, तो इस कंडक्टर को काटने की वजह से ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के अंदर भी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। जो ये कंडक्टर है ये विद्युत वाहक बल पैदा करेगा अपना अलग से,
और जो ये विद्युत वाहक बल जो पैदा होगा उसके अंदर जो करंट भी बहेगा, क्या होगा, इसके अंदर भी ये अपना खुद का एक जनरेटेड ईएमएफ पैदा कर देगा इसी इसी के चारों तरफ। और उस ईएमएफ के कारण जो है इसमें करंट बहने लगेगा। और वो करंट किसका विरोध करेगा, जो इस लाल, जो ये लाल कलर में बनी हुई है परिनालिका, इसका विरोध करेगा। इसके अंदर जो करंट आ रहा है उसका विरोध करेगा। यही लेंज का नियम होता है। अब फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने कहा था बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, क्या मैंने आपको क्या बताया, जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ना लाल, ये जो रेड कलर में बना हुआ है, तो ये जो है परिवर्तन होगा समय के साथ। इस समय के परिवर्तन के साथ साथ जो ये कंडक्टर को काटेगा, इसके कारण इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये किसने बताया, फैराडे ने। और फैराडे ने हमें एक चीज और बताई, अगर ये जो फ्लक्स है, एक मिनट पहले एक कंडक्टर बना लेते हैं। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के चारों तरफ जो है फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स है। अब ये फ्लक्स तो बदल नहीं रहा, फ्लक्स तो है जो स्थिर है। ये बोला ना इसने स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में। अब ये जो फ्लक्स है ये तो ये स्थिर है। अब लेकिन इसके अंदर क्या है, चालक को घुमाना पड़ेगा, हमें चालक को घुमाना पड़ेगा। तो क्या है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इससे क्या है, इसे दो तरीकों से विद्युत वाहक बल पैदा होता है। या तो देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो कंडक्टर है उनके बीच में कुछ ना कुछ तो गति होनी चाहिए, सापेक्ष गति होनी चाहिए उन दोनों के बीच में, तभी हम विद्युत वाहक बल पैदा कर सकते हैं। इतना समझ आ गया होगा आपको। देखिए पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में जो फ्लक्स है वो परिवर्तन हो रहा था। अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला कि या तो आप कंडक्टर को घुमा लीजिए या फिर आप फ्लक्स को घुमा लीजिए, लेकिन ईएमएफ जरूर पैदा हुआ। तो स्थिर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें चालक को घुमा दिया उसने। ये अब की बार ये चालक घूम रहा है इस स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, फिर भी जो है इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो गया। ये किसने बताया, फैराडे के प्रथम नियम ने। आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से समझते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना आज आपको आसानी से समझ आ जाएगा। माइकल फैराडे ने क्या कहा कि जो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है उसके मध्य आप चालक को रख दीजिए तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। बस कंडीशन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित रहना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए, तो आप चालक को स्थिर रख सकते हो। और दूसरा कंडीशन में उसने बोला या फिर आप चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रख लीजिए लेकिन उसमें आपको चालक को घुमाना पड़ेगा, तो क्या है उसमें फिर भी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। यह है फैराडे का प्रथम नियम। अब समझते हैं फैराडे का सेकंड नियम क्या होता है। देखिए फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है, इस नियम का उपयोग जो है वैद्युतिक मशीनों में, वैद्युतिक मशीन मतलब मोटर होगी, जनरेटर होगी, जिसमें घूमने वाला पार्ट होता है उसको मशीन बोली जाती है, ठीक है। अथवा युक्तियों में, युक्ति जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे हम, युक्ति बोलेंगे। जिनमें घूमने वाला पुर्जा नहीं होता उनको युक्तियां बोलते हैं, याद रखना है। अथवा युक्तियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा बैक ईएमएफ का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फैराडे ने प्रथम नियम में तो ये बताया कि ईएमएफ पैदा होता है। अब दूसरे नियम में उसने ये बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और जो बैक ईएमएफ है उसका मान कैसे निकालना है। वो कौन से नियम में बताया, दूसरे नियम में। इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। देखिए ये तो यहां पर जनरेटेड ईएमएफ हो गया। अब किसके समानुपाती होते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, यानी कि डी फाइव बाई डी टी। ई बराबर हो गया, ई समानुपाती हो गया डी फाइव, एक मिनट यहां पर जो है समानुपाती है, ई समानुपाती है डी फाइव बाई डी टी के। क्या है, ई समानुपाती बाई, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई बराबर एन डी फाइव बाई डी टी। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स है। क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स। इस नियम के अनुसार क्या है, दूसरे नियम के अनुसार क्या बताया फैराडे ने कि आप कैसे पता करें कि कितना विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है। इस बराबर डी, ई समानुपाती डी फाइव बाई डी टी, ई बराबर एन डी फाइव बाई डी टी। बिल्कुल आसान से रूल है, याद आपको रखने पड़ेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं, आगे क्या है। ये प्रेरित ईएमएफ के ना दो प्रकार होते हैं। क्या, प्रेरित ईएमएफ के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है डायनेमिक, एक होता है स्थैतिक। स्थैतिक दो ईएमएफ होते हैं, एक डायनेमिक ईएमएफ होता है, एक स्थैतिक ईएमएफ होता है, ठीक है। अब क्या है, डायनेमिक ईएमएफ चालक अथवा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य
सापेक्ष गति से उत्पन्न होता है। किसे? फैराडे के प्रथम नियम ने क्या कहा था कि अगर हम ईएमएफ पैदा करना है तो चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी को घुमाना पड़ेगा। तो क्या है वहां पर कौन सा ईएमएफ बनेगा? वहां पर बनेगा डायनेमिक ईएमएफ। उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक ईएमएफ। चालक अथवा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति से उत्पन्न होता है। अब डायनेमिक ईएमएफ को निकालते कैसे है? इसको देखिए, E बराबर बी एल वी साइन थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है? बी एल वी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर साइनोसोडियल वेव को दर्शा रहा है। बी यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? बी यहाँ पर फ्लक्स घनत्व यानी कि मैग्नेटिक डेंसिटी को दर्शा रहा है। बी यहाँ पर मैग्नेटिक डेंसिटी को, एल जो है चालक की लंबाई को। चालक कौन सा? जिस चालक से है जो ये फील्ड बनी हुई है, कोर बनी हुई है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर एल। वी क्या है यहाँ पर? वेग, चालक की गति। किसकी? अब यहां पर क्या है? चालक घूम रहा है। जो डायनेमिक ईएमएफ हो ना, उसको याद रखना आप हमेशा। जब भी डायनेमिक ईएमएफ होता है तो आप ये समझिए कि उसमें चालक घूम रहा है। समझ आ गया होगा आपको? डायनेमिक ईएमएफ में चालक घूमता है, चालक। इसलिए जो ये वी है यहाँ पर, वी किसको दर्शा रहा है? ये वी दर्शा रहा है यहाँ पर चालक की गति को। जनरेटेड ईएमएफ बराबर बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, एल यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक की गति, और साइन थीटा यहाँ पर साइनोसोडियल वेव को दर्शा रहा है। उम्मीद आप सभी को डायनेमिक ईएमएफ समझ आ गया होगा। E बराबर बी एल वी साइन थीटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब क्या है? स्थैतिक ईएमएफ। स्थैतिक ईएमएफ क्या होता है? स्थैतिक ईएमएफ क्या है? स्थैतिक ईएमएफ यांत्रिक गति के बिना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से निर्मित होता है। डायनेमिक ईएमएफ में क्या है? चालक घूमता है, और जो स्थैतिक ईएमएफ है इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है समय के अनुसार। यह मैं क्या बताया था? डी फाइव बाई डी टी, बताया था ना आपको। तो इसमें क्या है? यांत्रिक गति नहीं होती, यानी कि कोई चालक नहीं घूमता इसके अंदर। इसके अंदर केवल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, उसी से जो ईएमएफ पैदा हो जाता है फैराडे के नियम के अनुसार। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्रांसफार्मर में। डायनेमिक ईएमएफ का प्रयोग किया जाता है जनरेटर के अंदर। डायनेमिक ईएमएफ का प्रयोग कहाँ पर? जनरेटर के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर रोटर जो चालक घूमता है। लेकिन जो स्टैटिक ईएमएफ है इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है, और ट्रांसफार्मर एक युक्ति होती है, उसके अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए जो उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है वो स्थैतिक ईएमएफ होता है। अब स्थैतिक ईएमएफ को भी है जो दो भागों में बांटा गया है। कौन से में? एक तो है सेल्फ इंडक्शन। क्या? सेल्फ इंडक्शन। एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। दो प्रकार के होते हैं स्थैतिक ईएमएफ। जैसे पहला हो गया सेल्फ इंडक्शन और दूसरा हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने आपको इंडक्टर वाले चैप्टर में शायद पढ़ाया हुआ है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। खुद की ही, क्या देखिए, खुद की ही कोयल से पैदा हुआ, ये हो गया एक कोयल होगी ये। अब इस कोयल के अंदर करंट दिया जाएगा। क्या करंट दिया जाएगा? तो इसके अंदर करंट देने से इसके साथ में फ्लक्स पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? इस फ्लक्स पैदा होता है, और ये फ्लक्स जो है परिवर्तन करता रहता है समय के अनुसार। तो ये क्या है? इस कंडक्टर को ही काटने लग जाता है। तो इसको काटने की वजह से ये जो कोयल है एक और ईएमएफ पैदा करता है। क्या? ये जो है कोयल जो है एक और ईएमएफ पैदा करता है। उसी जनरेटेड ईएमएफ को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। उसी को क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्शन। और जो पैदा होता है, जो अलग जो ईएमएफ जनरेट होता है वो विरोधी प्रकार का होता है लेंज के नियम के अनुसार। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। उसको क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण बोलते हैं। स्वप्रेरण, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। और जो ये सेल्फ इंडक्शन है ये कहां पर प्रयोग किया जाता है? सेल्फ इंडक्शन प्रयोग किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, याद रखना। उसमें एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो सेल्फ इंडक्शन है वो किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। वो प्रयोग किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है।
ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, इसलिए जो है उसका प्रयोग, इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन का वो होता है, नियम लागू होता है सेल्फ इंडक्शन का। लेकिन जो एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का नियम लागू होता है। कौन सा? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होता है क्या, देखिए अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए ये एक कोर है, इस कोर पर दो वाइंडिंग बनी हुई है, एक वाइंडिंग ये होगी और एक वाइंडिंग ये वाली होगी। अब हमने इसके अंदर करंट दिया पहली वाली वाइंडिंग के अंदर से, ठीक है, पहली वाली वाइंडिंग के अंदर करंट दिया तो क्या है, इस पहली वाली ने अपने चारों तरफ क्या है, फ्लक्स पैदा कर दिया, फ्लक्स पैदा कर दिया, ठीक है। और ये फ्लक्स क्या है, समय में इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अब फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो ये दूसरी कुंडली है, ये जो दूसरी कोयल है ना, इस कोयल को काटने लग जाएगा ये पहले वाला फ्लक्स। क्या? जो ये फ्लक्स पैदा किया ना, ये फ्लक्स जो है पहली वाली का, ये दूसरी वाली कोयल को, कंडक्टर को काटना चालू कर देता है, जिसके कारण जो दूसरी कोयल है, इस कोयल के अंदर भी ईएमएफ पैदा होना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या है, ये युक्ति है, यहाँ पर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पर केवल फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पर ईएमएफ पैदा हो रहा है दूसरी कोयल के अंदर। दूसरी कोयल, इसी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। किसी एक कोयल में करंट देने के कारण उसके पास रखी दूसरी कोयल में भी ईएमएफ पैदा हो गया, तो वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का रिजल्ट होता है। ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। और जो म्यूचुअल इंडक्शन का कारण क्या है, जनरेटर, उसमें ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। इसको जो है प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है, इसको जो है सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाएगा। ट्रांसफार्मर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्या प्राइमरी होती है और क्या सेकेंडरी होती है, किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखना इस बात को। आप सभी को म्यूचुअल इंडक्शन भी समझ आ गया होगा। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सेथिल्य हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, हिस्टैरिसीस कर्व क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हिस्टैरिसीस कर्व जो है, इसको एक और नाम से बोला जाता है क्या, बीएच कर्व। इसको क्या है, बीएच कर्व भी बोला जाता है, बीएच कर्व। इसमें ये किसके बीच में बनी जाती है, ये बी और एच के बीच में बनाई जाती है, इसीलिए इसको बीएच कर्व भी बोला जाता है। बी यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी को दर्शाता है, एच यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को दर्शाता है। किसको? मैग्नेटाइजिंग फोर्स को दर्शाता है। हिस्टैरिसीस होता क्या है, मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हुई है, एक रिटेंटिविटी, एक कोर्सिव फोर्स पढ़ाया हुआ है। जो यहाँ पर ये रिटेंटिविटी दिया हुआ है, ये कोर्सिव फोर्स दिया हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो रिटेंटिविटी है और जो कोर्सिव फोर्स है, ये किसी एक पदार्थ के गुण होते हैं, किसी पदार्थ के गुण होते हैं। अब इसमें एक मान लीजिए ये एक कोर है, ये कोर बनाई हुई है, ये जो हिस्टैरिसीस है ये कोर का बनाया जाता है। ये आयरन कोर मान लेते हैं, आयरन कोर के ऊपर जो है कोयल बना दी, आयरन कोर के ऊपर कोयल बना दी। अब इसके अंदर फोर्स लगा दिया हमने, करंट दे दिया, तो इसके अंदर जो है मैग्नेटाइजिंग होना चालू हो जाएगा, ये इसके साथ में फ्लक्स पैदा होना शुरू कर देगा। लेकिन क्या है, हमने जैसे ही इसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटा लिया, तो इस कोर के अंदर जो है कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। इसी को हिस्टैरिसीस लूप के द्वारा दर्शाया जाता है। जो ये लूप बना हुआ है, इसको हम मान सकते हैं कि ये आयरन कोर का लूप बना हुआ है। ये हर एक मटेरियल का अलग बनता है। क्या? जो हिस्टैरिसीस, देखिए समझिए हिस्टैरिसीस होता क्या है, ये किसके बीच में बनाया, मैग्नेटाइजेशन फोर्स और फ्लक्स डेंसिटी। जैसे जैसे, एक मिनट देखिए, जैसे जैसे हमने यहां पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स को बढ़ाना चालू किया, ये देखिए यहां पर क्या है, ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हमने बढ़ाया, तो बढ़ाते बढ़ाते यहां पर फ्लक्स डेंसिटी का मान भी बढ़ा, यहां पर फ्लक्स डेंसिटी का मान भी बढ़ा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहां पर जिसको हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट, जहां से हम कितना भी आगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा ले, लेकिन फ्लक्स की मात्रा जो है उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती,
मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि सैचुरेशन क्या होता है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप देख लीजिए कि आपको समझ आ जाएगा कि सैचुरेशन होता क्या है। हमने क्या है यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाया 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 मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया वहां पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स को बढ़ाने के बाद भी है जो फ्लक्स डेंसिटी का मान नहीं बढ़ेगा, उस पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेशन। यहाँ पर हमने कहाँ से जीरो से स्टार्ट किया था इसको, जीरो और ए के बीच में, जीरो और ए के बीच में जो ये स्ट्रेंथ है इसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। जो ए वाला पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। अब क्या है, हम अब यहाँ पर हमने मैग्नेटाइजेशन फोर्स को कम करना चालू किया। अब जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर से ये जो कोयल है इसके अंदर से मैग्नेटाइजेशन फोर्स हटाएंगे, ये देखिए हमने यहाँ से मैग्नेटाइजेशन फोर्स को खत्म कर दिया। कितना आ गया मैग्नेट, ये देखिए एक्स एक्सिस पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एच बना हुआ है और वाई एक्सिस पर यहाँ पर बी बना हुआ है। अब बी का तो यहाँ पर मान रह गया कुछ ना कुछ, और मैग्नेटाइजेशन फोर्स कितना हो गया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स का मान कितना है, जीरो। ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हमने जीरो कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो है कोर के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया, उसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। ये जीरो और बी के बीच में, देखिए साफ करते हैं इसको थोड़ा, ये जीरो और बी के बीच में जो ये है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, यानी कि अपशिष्ट चुंबकत्व। अपशिष्ट चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटाइजेशन फोर्स हटा लेने के बाद भी उस पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया, कुछ ना कुछ फ्लक्स रह गया, उसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी, उसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब क्या है, इसको खत्म करने के लिए, इस रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए क्या है, हमें जो है मैग्नेटाइजेशन फोर्स को माइनस में करना पड़ेगा। क्या, हमें माइनस में मैग्नेटाइजेशन फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन फोर्स को लगाना पड़ेगा, जब ही जो है ये मैग्नेटाइजेशन, ये रिटेंटिविटी खत्म हो सकती है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो है माइनस के अंदर, माइनस में जो है मैग्नेटाइजेशन फोर्स को लगाया, तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी का मान कितना आ गया, फ्लक्स डेंसिटी का मान यहाँ पर अब जीरो हो गया। देखिए ये आ गया ना यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर यहाँ सी से लेकर जीरो तक, ये जो हो गया सी से लेकर जीरो तक, इस पॉइंट को बोलते हैं क्योरसिव पॉइंट। क्या, क्योरसिव पॉइंट। मैग्नेटाइजर इस रिटेंटिविटी के को जीरो पर लाने के लिए किया गया कार्य ही क्योरसिव होता है। लगाया गया बल जो होता है वो क्योरसिव होता है, क्योरसिव फोर्स होता है। मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया हुआ है कि क्योरसिव फोर्स क्या होता है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होती ना, ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाता कि क्योरसिव फोर्स क्या होता है। मैंने कल आपको बताया था जो रिटेंटिविटी होती है, इस रिटेंटिविटी के गुण को खत्म करने के लिए जो उसके विपरीत डीमैग्नेटाइजिंग बल को क्या कहा जाता है, क्योरसिव फोर्स कहा जाता है, क्योरसिव फोर्स कहा जाता है। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, सी जो यहाँ पर अब क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन फोर्स तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रह गया, बी का तो मान आ गया यहाँ पर जीरो। ये देखिए यहाँ पर बी का मान जीरो है ना, अब बी का मान तो जीरो हो गया। अब जो हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में और लगाते हैं, देखिए ये और लगाया हमने नीचे की ओर। अब यहाँ पर फिर से एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया अपोजिट डायरेक्शन में। एक तो सैचुरेशन पॉइंट ये था, ये तो पॉजिटिव में था, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन पॉइंट आ गया डी। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से फिर से हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स को कम करते हैं, मैग्नेटाइजेशन फोर्स को कम किया। फिर से यहाँ पर जो है ई पॉइंट जो है, ये ई पॉइंट क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रिटेंटिविटी है। क्या है, अपोजिट पॉइंट में, अपोजिट डायरेक्शन में रिटेंटिविटी है। अब इसको खत्म करने के लिए फिर से हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स को पॉजिटिव में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर रिटेंटिविटी है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव में लगेगा, अपोजिट वो सीधी डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से हमने लगाया ये फोर्स, तो यहाँ पर क्या है, फिर से जो है फ्लक्स का मान आ गया जीरो। तो फिर ये जो कर्व है ये फिर से ऐसे ही बनती रहेगी। देखिए किस तरीके से बनती है, ये होती है बी एच कर्व, बी एच कर्व, या फिर हम इसे बोल सकते हैं हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप। और ये किसका बना है, ये आयरन का बना है, आयरन कोर का हिस्टैरिसीस लूप है, ये आयरन कोर का हिस्टैरिसीस लूप है। अब हमें
जो है हिस्टैरिसीस, ये क्या है, लॉस होते हैं। हिस्टैरिसीस जो है लॉस ही होता है ये एक तरीके से। आगे पढ़ेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस। अब हिस्टैरिसीस लॉस को कम कैसे किया जा सकता है, किसको, हिस्टैरिसीस लूप को कम कैसे किया जा सकता है। हिस्टैरिसीस लूप को कम करने के लिए हमें ऐसे पदार्थ का प्रयोग करना पड़ेगा जिसका जो है ये हिस्टैरिसीस कर्व जो है पतला बने। पतला बनने का क्या मतलब है, यहां पर देखिए, जिसका ये हिस्टैरिसीस लूप इस तरीके का बनेगा, ऐसा पतला बनना चाहिए, जिसका हिस्टैरिसीस लूप जो है, हिस्टैरिसीस स्थिरांक का मान जो है कम होगा। शैथिल्य स्थिरांक का मान जिस पदार्थ का कम होगा उस पदार्थ का प्रयोग हम करते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना, जिससे हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए। जो ये है, ये जो थिकनेस है ना इसकी, जो ये हिस्टैरिसीस कर्व हमें दिखा रहा है, ये थिकनेस जो है, ये जिस पदार्थ की पतली होगी ना उसका, उस पदार्थ का प्रयोग करते हैं हम हिस्टैरिसीस में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो एयर कोर होती है, एयर कोर यानी कि जिसमें भी ऐसे किसी भी कोर का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल कोयल बना दी जाती है हवा के अंदर, तो इसके अंदर जो है हिस्टैरिसीस लूप का मान पता कैसे होता है, बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है। क्या होती है, बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है। किसके अंदर, हिस्टैरिसीस के अंदर। एक एयर कोर में हिस्टैरिसीस जो है, एयर कोर का हिस्टैरिसीस कर्व बिल्कुल एक सीधी रेखा बनती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि जो एयर कोर होती है, एयर कोर का हिस्टैरिसीस लूप कैसा बनता है, बिल्कुल पतली एक लाइन बनती है, एक थिक लाइन बनती है, थिन, ठीक है ना, थिन लाइन। याद रखना इस चीज को हिस्टैरिसीस के अंदर। और जो सिलिकॉन स्टील होता है, सिलिकॉन स्टील, उसका भी जो है हिस्टैरिसीस लूप बहुत ही पतला बनता है। किस तरीके का बनता है देखिए, ये देखिए इस तरीके का बनता है सिलिकॉन स्टील का। उसके अंदर भी हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ही कम होता है। किसके अंदर, सिलिकॉन स्टील के अंदर। और एयर की तो एक सीधी लाइन बनती है। इतना आप सभी को समझ आ गया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या है देखिए, किसी हिस्टैरिसीस को एक बार इसकी वो देख लेते, डेफिनेशन क्या कहती है। किसी पदार्थ की वह विशेषता जो चुंबकीय क्षेत्र को शून्य पर लाने के लिए विपरीत दिशा में खर्च की गई ऊर्जा को दर्शाती है। दर्शाना, क्या, जो विपरीत दिशा में खर्च की गई ऊर्जा है उसको दर्शाती है, उसी को बी एच कर्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने या हटाने पर मैग्नेटाइजेशन का पीछे रह जाना, किसका, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का लगाना या हटाने पर मैग्नेटाइजेशन का पीछे रह जाना ही शैथिल्य या हिस्टैरिसीस कहलाता है। ये देखिए, हमने यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगाया और हटा दिया। मैग्नेटाइजेशन फोर्स जीरो करने का क्या मतलब है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा दिया तो क्या है, मैग्नेटाइजिंग पीछे रह गया, यानी कि इसमें रिटेंटिविटी का गुण आ गया। उसी को कौन दर्शाता है, हिस्टैरिसीस दर्शाता है। नरम लोहे के लिए शैथिल्य लूप छोटा होता है जबकि कठोर चुंबक के लिए शैथिल्य लूप बड़ा होता है। अगर कठोर चुंबक होगी, मैंने आपको क्या बताया था कल, कठोर चुंबक के अंदर रिटेंटिविटी और क्योरसिव फोर्स का मान बहुत ही अधिक होता है। अब अगर देखिए, अगर रिटेंटिविटी का मान ज्यादा है तो ये यहां पर आएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो जीरो हो जाएगा लेकिन उसके अंदर रिटेंटिविटी जो है इतनी रह जाएगी। अब क्योरसिव फोर्स का मान भी ज्यादा होगा, यानी कि ये ऐसे बनेगा, तो ये जो है क्योरसिव फोर्स का मान भी उसमें ज्यादा होता है कठोर चुंबक के अंदर। तो वही बताया, जो नरम लोहा होता है, नरम लोहा अच्छा पदार्थ होता है, कम शैथिल्य स्थिरांक होता है नरम लोहे का भी। तो जो नरम लोहे है उसका शैथिल्य लूप छोटा बनता है जबकि कठोर चुंबक के लिए शैथिल्य लूप बड़ा होता है। जब भी हमें कोई कोर बनानी होती है उसमें कैसे पदार्थ का प्रयोग करेंगे जिसका हिस्टैरिसीस लूप छोटा बने, ठीक है। कठोर चुंबक हेतु निग्राहिता बल और रिटेंटिविटी दोनों अधिक होती है। कठोर चुंबक के लिए निग्राहिता बल और रिटेंटिविटी दोनों अधिक होती है। आगे क्या है, शैथिल्य हानियां। शैथिल्य हानियां बी एच वक्र के बराबर होती है। किसके बराबर, जो ये बी एच कर्व होती है इसी के बराबर जो है शैथिल्य हानियां होती हैं। हिस्टैरिसीस के कारण ऊर्जा में क्षति होती है। क्या होती है, हिस्टैरिसीस के कारण जो है ऊर्जा में क्षति होती है।
ऊर्जा में स्थिति होती है जो लोहे में ताप के रूप में प्रकट की जाती है। मशीन इस हानि से गर्म हो जाती है जिससे मशीनों की दक्षता घट जाती है। शतीले हानियों से क्या होता है, मशीनें गर्म हो जाती हैं और उससे दक्षता घट जाती है। कम किस चीज से किया जा सकता है इसे, कम इसे कैसे कर सकते हैं, कम शथिल्य स्थिरांक यानी कि कम हिस्टैरिसीस, जिसका गुणांक कम होगा जिस पदार्थ का, उस पदार्थ का प्रयोग करके हम शतीले हानियों को कम कर सकते हैं। स्टील के अंदर जो है सिलिकॉन की 3.8% से 4.6% तक मिलाई जाती है सिलिकॉन की मात्रा किसके अंदर, स्टील के अंदर। तो एक सिलिकॉन स्टील पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है और उसका जो शैथिल्य गुणांक का मान बहुत कम होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है उसमें सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। आगे क्या है, आगे है एडी करंट। ये भी हिस्टैरिसीस लॉस के तरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इस जो है ना, हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में भी जो है हमें बहुत काम आने वाली चीज है ये एडी करंट और हिस्टैरिसीस, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। देखिए, कोर को जब स्थायी चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है, किसको, कोर को, यानी कि यहाँ पर चालक को घुमाया जा रहा है, स्थायी चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो लेंज के नियम के अनुसार लोहे के कोर में भी प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, एक देखिए ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है। अब इस फ्लक्स के अंदर जो है एक कोर को घुमाया जाएगा, क्या, एक कोर को घुमाया जाएगा। अब एक तो ये इसके ऊपर कोयल, कोर के ऊपर क्या है, कोयल लपेटी जाती है। अब जो है ये कोर भी एक पदार्थ है, एक चुंबकीय पदार्थ होता है। अब अगर इस चुंबकीय पदार्थ को ये फ्लक्स काटेगा तो इस कोयल में तो ईएमएफ पैदा होगा ही होगा, लेकिन इस कोर में भी जो है एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्या, इस कोर में भी एक ईएमएफ पैदा हो जाता है जिसके अंदर, इसके अंदर एक करंट चलने लग जाता है और उसी करंट को एडी करंट कहा जाता है, यानी कि भंवर धारा कहा जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। एक कोर होती है, कोर के ऊपर कोई कोयल लपेटी जाती है, इस कोयल में तो ईएमएफ पैदा होगा ही होगा, लेकिन जो ये कोर है इस कोर में भी है ईएमएफ पैदा हो जाता है और उस ईएमएफ के कारण उसके अंदर एक करंट बहने लग जाता है। उस करंट को हम भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा अधिक होने से लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। क्या, लॉस बढ़ जाते हैं और दक्षता कम हो जाती है। भंवर धारा के कारण लॉस बढ़ जाते हैं और दक्षता भी कम हो जाती है। लेकिन कई जगह पर भंवर धारा का प्रयोग भी किया जाता है, लाभ भी होते हैं भंवर धारा के। कैसे, जैसे इंडक्शन भट्टी होती है, कौन सी, इंडक्शन भट्टी होती है, इंडक्शन भट्टी। वहां पर क्या है, ये ताप के रूप में होती है, गर्म होती है, इसलिए जो है भंवर धारा जो है इंडक्शन भट्टी में प्रयोग की जाती है, क्योंकि भंवर धारा के कारण जो है मशीनों में गर्मी पैदा हो जाती है। तो इंडक्शन भट्टी में ये भंवर धारा का प्रयोग किया जाता है। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके अंदर भी डैम्पिंग टॉर्क के रूप में, किसके रूप में, डैम्पिंग टॉर्क के रूप में जो है एडी करंट का प्रयोग किया जाता है। जब हम मेजरिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला, तो हम उसमें समझेंगे कि डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है और जो ये एडी करंट के कारण होता है डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है ना। और ऑटो स्टार्ट स्टार्टर में भी इनका प्रयोग किया जाता है। किसमें, ऑटो स्टार्ट स्टार्टर में भी जो है एडी करंट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके लॉस भी होते हैं। क्या, इसके लॉस भी होते हैं। अब जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर के अंदर हमें हीट की कोई जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर क्या है, ट्रांसफार्मर में ये हीट पैदा कर देता है, ट्रांसफार्मर में ये हीट पैदा कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब एडी करंट को कैसे कम किया जा सकता है, हिस्टैरिसीस को तो देख लिया हमने, जिसका हिस्टैरिसिस शथिल्य स्थिरांक का मान कम है, उस पदार्थ का प्रयोग कर लिया। अब भंवर धारा हानि को कम कैसे करें, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए जो कोर होती है, कोर पतली पतली पत्तियों की बनाई जाती है। किसकी, पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं, उनको आपस में चेप दिया जाता है, लेमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है एडी करंट का कम कर सकते हैं। जो ये पत्तियां होती है, पत्तियों को जो है लेमिनेट कर देते हैं या फिर वार्निश कर देते हैं, वार्निश।
किसमें हमने सेमी उसमें इंडक्टर वाले उसमें इंसुलेटर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि वार्निश क्या होती है। वार्निश एक इंसुलेटर पदार्थ होता है। अब जो इन कोर के अंदर कोर की जो प्लेट होती हैं, इन प्लेटों के ऊपर हम क्या कर देते हैं, वार्निश कर देते हैं, वार्निश लगा देते हैं, जिसके अंदर जो है उसके अंदर ईएमएफ पैदा नहीं होगा, उसके अंदर करंट नहीं बहेगा, क्योंकि वार्निश एक इंसुलेटर पदार्थ होता है, तो उसके अंदर करंट पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे वार्निश से कवर कर दिया। और पतली पतली पत्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है, पतली पतली पत्तियां बनाई जाती हैं, और जो सिलिकॉन स्टील की भी ट्रांसफार्मर के अंदर, ताकि उसके अंदर देखिए सिलिकॉन स्टील का तो यूज क्यों किया हमने, क्योंकि हिस्टैरिसीस कम किया। अब एडी करंट को भी तो कम करना है, तो जो हमने वो सिलिकॉन की जो पत्तियां होंगी उनको पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाएंगे और उनको वार्निश कर देंगे, उनके ऊपर वार्निश की एक परत चढ़ा देंगे, जिससे उनके अंदर एडी करंट पैदा ना हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर था, हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी उसके बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है। कुछ जो यूनिट्स हैं जो मैंने आपको बताई, एक बार उनकी मैं रिवीजन करा देता हूँ, उनके साथ ही उनकी सीजीएस इकाई भी आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की मैंने आपको क्या यूनिट बताई, जो फ्लक्स वो बताई वेबर। फाई से तो इसको डिनोट करते हैं, और वेबर, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो वेबर होती है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी सीजीएस इकाई क्या होती है, सीजीएस, सीजीएस इकाई होती है मैक्सवेल। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट्स होती है वेबर, दर्शाया इसको है इस तरीके से जाता है, और सीजीएस इकाई होती है इसकी मैक्सवेल। सीजीएस इकाई क्या होती है, मैक्सवेल। याद रखना, जो अभी मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद मैंने आपको बताया एमएमएफ, किसके बारे में, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या फिर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसकी मैंने आपको जो एसआई यूनिट्स बताई वो क्या बताई थी, एम्पेयर टर्न। फॉर्मूला क्या था इसका, एन आई, नंबर ऑफ टर्न, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है, आई यहाँ पर एम्पेयर है, इसको लिख सकते हैं हम ए टी से, एम्पेयर टर्न। एमएमएफ की एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पेयर टर्न। एमएमएफ की सीजीएस इकाई क्या होती है, सीजीएस इकाई होती है गिलबर्ट्स, गिलबर्ट्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है ये। एमएमएफ की एसआई इकाई होती है एम्पेयर टर्न, और सीजीएस इकाई होती है गिलबर्ट्स। सीजीएस इकाई क्या होती है, गिलबर्ट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बताया था, मैग्नेटिक डेंसिटी की इकाई क्या बताई थी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि फ्लक्स प्रति मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रति मीटर स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, वेबर प्रति, डब्ल्यू भी पता बटा ए भी लिख सकते हैं। ए से यहाँ पर एरिया, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, और फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे कह सकते हैं टेस्ला। क्या कह सकते हैं, टेस्ला। और जो मैग्नेटिक डेंसिटी है इसकी सीजीएस इकाई क्या होती है, सीजीएस इकाई होती है इसकी गॉस, गॉस, याद रखना आपको इसको, गॉस। क्या है, मैग्नेटिक डेंसिटी की जो इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, या फिर हम इसे टेस्ला भी बोल सकते हैं, और जो सीजीएस इकाई होती है इसकी क्या होती है, गॉस। याद रखना, मैग्नेटिक डेंसिटी की गॉस होती है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो सीजीएस इकाई होती है, क्या बताई मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की सीजीएस ओएस्टेड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की सीजीएस इकाई होती है ओएस्टेड। क्या, ओएस्टेड। और जो इसकी मैंने आपको वो बताई थी, वो बताई थी एम्पेयर टर्न प्रति मीटर, एसआई यूनिट। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी सीजीएस इकाई होती है ओएस्टेड, ओएस्टेड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ये जो चार मैंने आपको बताई है, एमएमएफ की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये लास्ट में पढ़ाई है। ठीक है। सी जैसी इकाई होती है ओस्टेड और एसआई यूनिट होती है एम्पेयर टर्न प्रति मीटर। एम्पेयर टर्न प्रति मीटर, एम्पेयर टर्न को एमएमएफ भी कहते हैं, ठीक है ना, और बटा में मीटर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। मैग्नेटिक वाले चैप्टर में बस इतना ही था। 3 क्लासेस हमने करी है मैग्नेटिक वाले चैप्टर की, और जो भी जितना भी हमने पढ़ा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कुछ भी जो है इसमें छोड़ना नहीं है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना, आपको सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड ही बताया जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।